हेलो फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन मन में आता है कि जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो क्या ये इनकम टैक्स सबको पे करना होता है? दुनिया के सारे लोगों को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है? आंसर इज़ येस। हर लोगों को इनकम टैक्स पे करना होता है अपनी कंट्री के बेसिस पे, अपनी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे। अच्छा, तो अगर कोई इंडिया का है तो इंडिया के हिसाब से पे करेगा, और अगर दूसरी कंट्री का है तो दूसरी के हिसाब से पे करेगा। आंसर इज़ येस, बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिर दूसरी चीज़ कि अच्छा, मान लेते हैं कि हम एक पर्सन हैं, मैं इंडिया में पैसे कमाता हूँ पर रहता हूँ विदेश में, तो क्या मुझे टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा? आंसर इज़ कि ये सब कुछ डिपेंड करेगा उस पर्सन की रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल मैं रहता इंडिया में हूँ पर कमाता हूँ विदेश से, तो क्या मुझे टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा? फिर वही बात होती है कि पूरी चीज़ें डिपेंड करती हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस ये डिसाइड करके बताता है हमको कि हमारे ऊपर इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट लेवी होगा कि नहीं होगा। तो जब मैं बात करूंगा रेसिडेंशियल स्टेटस की, तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम ये पहचानेंगे कि किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। उससे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिफाइन किया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं एचयूएफ की भी बात कर रहा हूँ। बट हाँ, एचयूएफ के कर्ता के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। जब भी हम रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे तो दो ही बात हो सकती है, या तो कोई पर्सन रेसिडेंट हो सकता है या कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट हो सकता है। इसको अगर हम पूरी तरीके से बोले तो हम कह सकते हैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं ROI, और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं NRI। कई लोग नॉन रिलायबल इंडिया बोल देते हैं, प्लीज़ इसको करेक्ट करिएगा। इट इज़ नॉट नॉन रिलायबल इंडिया, इट इज़ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तब तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है, वो विदेशी है, और उस केस में हम विदेश वाले लोग टैक्स लेंगे, हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे। बट हाँ, अगर वो इनकम उन्होंने इंडिया में अर्न की होगी तो उस पोर्शन के ऊपर वो इंडिया में टैक्स ज़रूर देंगे। दूसरी तरफ अगर हम ROI की बात करें तो ROI को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि वो पर्सन जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या वो पर्सन जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इसका अगर हम एब्रीवेशन की बात करें तो इसको बोलते हैं ROR, जिसका मतलब होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और दूसरे का होता है RNOR, जिसका मतलब होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कैसे होगा कि कुछ ऑर्डिनरी होंगे कुछ नॉट ऑर्डिनरी होंगे? इसका क्या मतलब है? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। एक पर्सन है जो परमानेंटली इंडिया में रहता है या मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में रहता है, तब तो सिंपल सी बात है, वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। लेकिन कुछ कैटेगरी लोग ऐसे भी हैं जो विदेशों में आते जाते रहते हैं। अगर वो विदेश आते जाते रहते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि क्यों आते जाते रहते हैं? क्या उनका कोई पुराना बिजनेस या कोई बिजनेस विदेश में भी है? तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब अगर उनका बिजनेस विदेश में भी है और वो इंडिया में भी वर्क करते हैं, तो जो दोनों तरफ से उनको अर्निंग होती है उसका टैक्स वो कहाँ पे करेंगे? इंडिया में पे करेंगे या विदेश में पे करेंगे? ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस समझें उनका। तो फिर आइए समझते हैं कि कोई पर्सन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। देखिए, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा मैं बात करूंगा नंबर ऑफ डेज़ के लिए। हम आपको बताएंगे कि जब कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में एक लिमिटेड एक नंबर मैं आपको बताऊंगा, उतने नंबर ऑफ डेज़ अगर इंडिया में स्टे करेगा, उसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि सर, अगर मेरी सिटीजनशिप इंडिया की है तो क्या मैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाऊंगा? आंसर इज नो। रेसिडेंशियल और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंडिया की नागरिकता होना अलग चीज़ है, और इंडिया की रेसिडेंशियल स्टेटस सिर्फ इनकम टैक्स के लिए रिक्वायर्ड है, जिससे कन्वीनियंट हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए आपसे टैक्स वसूलना। आइए समझते हैं इनको नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे कि आखिर किसी पर्सन को रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि अगर कोई पर्सन 182 डेज या उससे ज़्यादा समय तक इंडिया में रहता है तो उसको हम लोग रेसिडेंट कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई पर्सन स्टे इन इंडिया मोर देन और इक्वल टू 182 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर कोई पर्सन 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहता है, इफ़ द आंसर इज येस तब फिर वो रेसिडेंट होगा, और इफ़ द आंसर इज नो
तो वो रेसिडेंट अभी के लिए तो नहीं होगा। भाई यस है तब तो सिंपल हो गया कि वो रेसिडेंट है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर से क्वेश्चन मार्क। अब नहीं है तो क्या होगा? तब उस केस में हमारे पास ये सेकंड कंडीशन है जो मुझे चेक करनी पड़ेगी। इसको समझाने का तरीका थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो या कोई टीम क्रिकेट खेल रही है, 2 बॉल बची है और उस 2 बॉल में हमको 6 रन बनाना है। पहला ऑप्शन आता है, जब मेरे पास पहली बॉल आती है उस बॉल पे ही मैं 6 मार देता हूँ, तो इसका मतलब मैं जीत गया। अब जब मैं जीत गया तो क्या मैं बॉलर से डिवाइड करूँगा कि नहीं मुझे 1 बॉल और खिलाओ क्योंकि मेरी 1 बॉल बची हुई है? नहीं, मैं अगर जीत जाऊँगा मैच वहीं ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर मैंने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो मैं रेसिडेंट बन गया। अब यहाँ मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने पहली बॉल पे 6 नहीं बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए या कुछ भी बनाया, बट मैंने 6 नहीं बनाए, तब उस केस में बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे लास्ट बॉल भी प्ले कराए। अब उस बॉल पे मैं चेक करूंगा कि मैं पूरे कंप्लीट 6 रन बना पाता हूँ कि नहीं बना पाता हूँ। तो यही चीज़ हुई यहाँ पे कि अब अगर मैं 182 डेज से कम रहा था, कोई बात नहीं, नो यहाँ पे हो गया था, तब उस केस में मैं ये चेक करूँगा क्या पिछले साल हम 60 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे थे। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या हम 60 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे थे? इफ़ यस, एंड क्या पिछले 4 सालों में, ध्यान रखिएगा, प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर के भी प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। इसको अगर हम एक टेबल के थ्रू समझें, एक स्केल बनाते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये है हमारा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज की कंडीशन है और पिछले 4 सालों में ये जो 4 प्रीवियस ईयर है इसमें 365 डेज की कंडीशन है। तो पिछले साल 60 और पिछले 365 डेज अगर हम इंडिया में स्टे कर चुके हैं तो मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब भी मैं रेसिडेंट हो जाऊंगा। अच्छा, अब अगर मैं 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहता हूँ तब भी रेसिडेंट हूँ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है कोई बात नहीं, बट मैं पिछले साल 60 डेज और पिछले 4 सालों में 365 डेज इंडिया में हूँ, तब भी उस केस में मैं रेसिडेंट बन जाऊँगा। अब पॉइंट है कि मान लेते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती है तो क्या होगा? उस केस में मैं बन जाऊँगा नॉन रेसिडेंट। ध्यान से सुनिएगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी तब मैंने सेकंड कंडीशन देखी। अब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई है तब मैं क्या कर दूंगा? अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं अपनी कैटेगरी बना लूँगा नॉन रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट के जो भी लॉ हमारे ऊपर लगते हैं वो लगाए जाएंगे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली। दूसरी तरफ अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो मैं बन जाऊँगा रेसिडेंट, और अगर मैं रेसिडेंट बन गया तब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मैं ऑर्डिनरी कैटेगरी का रेसिडेंट हूँ या नॉट ऑर्डिनरी कैटेगरी का। याद करो, मैंने अभी पिछले ही स्लाइड में आपको बताया था कि एक रेसिडेंट या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है। अब ये जब पहचानना होगा हमें कि कोई पर्सन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, हमें इन दोनों कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों की दोनों यानी कि 2:2 दोनों की दोनों सेटिस्फाइड हो जाती हैं तब तो पर्सन होगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन इनमें से कोई भी एक कंडीशन डिस्क्वालीफाई बन जाए, अब उस केस में ये हो जाएगा रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अब ये बात सिंपल हो गई कि ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने वाले को ही हम बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पॉइंट है कि आखिर ये 2 कंडीशंस क्या है, ज़रा उसके बारे में देखते हैं। तो पहली कंडीशन आपसे ये कहती है कि नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर्स, यानी कि पिछले 10 सालों में अगर आप 9 साल इंडिया में नहीं रहे हो, सिर्फ 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अगर आपने इंडिया में स्टे किया है तो ही आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई मानी जाएगी। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अगर कोई पर्सन पिछले 10 सालों में से 9 साल बाहर रहा है, अगर 10 सालों में से 9 साल बाहर रहा है इसका मतलब है कि 1 साल इंडिया में रहा है, तो अगर 1 साल इंडिया में रहा है तो ही हम दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर कोई पर्सन 730 डेज से ज़्यादा टाइम इंडिया में रहा है पिछले 7 सालों में, प्रीसीडिंग 7 फाइनेंशियल ईयर्स। हम जब बात कर रहे हैं प्रीसीडिंग 7 फाइनेंशियल ईयर की तो हम लास्ट वाले ईयर को छोड़ रहे हैं, हम लास्ट के
पिछले 7 सालों में अगर हमने 730 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहा है तभी हम कहलाएंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको अगर मैं शॉर्ट कहूँ ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई पर्सन पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल इंडिया में रहा है, रेसिडेंट है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरा कि पिछले 7 सालों में अगर हमने 730 डेज़, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये नंबर ऑफ डेज़ की बात हो रही है, तो 730 डेज़ से ज़्यादा अगर मैंने इंडिया में टाइम स्पेंड किया है तब जा करके ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो मैं बन जाऊँगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन डिस्क्वालीफाई हो गई तो मैं बन जाऊँगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में जो टैक्स के प्रोविजंस हैं वो अकॉर्डिंगली ही यूज़ किए गए हैं। जो रूल्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए यूज़ होते हैं वो यहाँ पे यूज़ होंगे, जो प्रोविजन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए यूज़ होते हैं वो वैसे यूज़ होंगे, और जो प्रोविजन नॉन रेसिडेंट के लिए यूज़ होते हैं वो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए यूज़ होंगे। होपफुली आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो बेहिचक हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।